हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम प्रकाश है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गांव में अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। हमारे पास गांव में एक घर और 1 बीघे का खेत है, जिसमें पहले मेरे दादाजी खेती किया करते थे, फिर मेरे पिताजी, और अब मेरा नंबर है खेती करने का। आखिर मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करना तो मेरे खून में है। और फिर मैंने पढ़ाई भी कृषि विज्ञान से की है, जिसमें विज्ञान के साथ अच्छे से खेती करना सिखाया जाता है। फिर मैंने अपनी सूझबूझ से एक ट्यूबवेल भी लगवाया था अपने खेत में, जिसका फायदा हमें अपने खेतों में पानी पहुंचाने के साथ साथ और दूसरे खेतों में पानी देने का भी था, जिसके हमें ठीक ठाक पैसे भी मिल जाया करते थे। बस मुझे रात को थोड़ी ड्यूटी देनी पड़ती थी रोजाना, और मैं अपना खाना भी खेत में ही ले जाकर खाया करता था। मेरी आदत थी, मैं खाने के बाद दूध पिया करता था। एक आदत और भी थी, दारू की, जो कि मैं रास्ते से ही एक पौवा खरीद कर जेब में रख लेता था। घर पर ना पता चल जाए, इसलिए खेत में जाकर एक पेग लगाकर काम किया करता था। रात में डर तो नहीं लगता, मगर मैं ऐसे ही थोड़ी पी लिया करता था। अब मैं खाने का थैला और दूध का डब्बा एक हाथ में पकड़कर और कांधे पर फावड़ा रखकर चल पड़ा अपने खेत की तरफ। जैसे ही मैं ट्यूबवेल के करीब पहुंचा, एक कुत्ता तेजी से भागते हुए पूंछ हिलाते हुए मुझसे लिपटने लगा। जी हाँ, ये मेरा पालतू कुत्ता है। ये मेरा रात का साथी है, मेरा दोस्त बिल्लू। मैं इसके लिए रोजाना खाना लाता हूँ। मैंने फावड़ा नीचे रखकर ट्यूबवेल के कमरे का दरवाजा खोलकर बिल्लू के खाने का कटोरा निकाला, उसमें थोड़ा दूध और 2 पराठों के टुकड़े करके सामने लगे जामुन के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर मैंने बिल्लू को पुकारते हुए बोला, ले बिल्लू, खा ले, फिर काम पर लगते हैं। बिल्लू वैसे तो करता तो कुछ नहीं है, पर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, तो मुझे रात में अकेलापन नहीं लगता। और उसे मैंने खाना देकर ट्यूबवेल चालू कर दी। फावड़ा उठाकर मैं पानी काटने के लिए चला गया। एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, फावड़े की मदद से नाली काटकर। मैं नाली काट ही रहा था कि तभी बहुत जोर से आवाज आई, जैसे कोई पेड़ टूट गया हो। आवाज ट्यूबवेल के पास से ही आई थी, जहां बिल्लू खाना खा रहा था। मैं अपनी टॉर्च के सहारे से वहां जाते जाते सोच ही रहा था कि यहाँ आसपास एक जामुन के पेड़ के अलावा और कोई पेड़ नहीं है जो ट्यूबवेल के पास लगा है। जाकर देखता हूँ कहीं बिल्लू के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। इतना सोचा ही था कि बिल्लू तेजी से भागते हुए आकर मुझसे टकराया और मैं पानी में जा गिरा और मैं पूरा भीग गया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बिल्लू को एक जोर से लात मारी और बोला, साले तूने ऐसा क्या भूत देख लिया जो इतनी तेजी में भागा चला आ रहा है। मगर उस पर तो जैसे मेरी मार का कोई असर ही ना हुआ हो। मैंने जोर से लात मारी थी उसे, लेकिन वो जहां से भाग कर आया था उसी तरफ जोर जोर से होके जा रहा था। अब घबरा तो मैं भी गया था, मगर मुझे लगा जाकर देखना चाहिए। शायद वो जामुन का पेड़ टूट गया होगा, क्योंकि बहुत पुराना जो था। वहां पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। वहां पर पेड़ टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। उस पेड़ की तो एक टहनी भी नहीं टूटी थी, और बिल्लू उस पेड़ की तरफ ही देख देख कर भौंके ही जा रहा था। मैंने कभी बिल्लू को
इस तरह करते नहीं देखा। अब मैं घबरा गया था। एक तो मेरे कपड़े गीले, कुछ मैं भी डरने लगा था, जिस वजह से मेरी कपकपी छूटने लगी थी। फिर मैं जल्दी से ट्वेल वाले कमरे से कुछ सूखी लकड़ी और कुछ गत्ते लेकर आया। आग जला ली। पूरी तरह से लकड़ी के कोयले होने तक मैं वहीं बैठा रहा। कोयले बनने के बाद मैंने वो अंगारे फावड़े की मदद से कमरे के अंदर खींच लिए। फिर दरवाज़ा बंद कर वहाँ पड़ी खाट पर लेट गया। बिल्लू भी अंदर पड़े भुस पर जाकर लेट गया। लेटा लेटा मैं सोच रहा था कि कैसे मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त बिल्लू को लात मारी थी, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। हम इंसान होकर इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं कि हम खुद जानवर बन जाते हैं। मैंने प्यार से बिल्लू के सर पर हाथ फेरते हुए उससे मन ही मन माफ़ी मांगी। फिर मैंने पौवे की बोतल निकालकर 2-3 घूंट शराब की मारी और सो गया। उसके थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हो। पानी की आवाज़ के साथ साथ वो कुल्हाड़ी की आवाज़ मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने ध्यान से सुना तो साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी, पेड़ काटने की। मैं डर गया और मैं भगवान को याद करने लगा। अब आवाज़ बंद हो गई थी। सिर्फ ट्वेल के पाइप से पानी की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही ठक ठक की आवाज़ दिमाग में जैसे दर्द पैदा कर रही थी। कुछ पल बाद वो आवाज़ बंद हो गई। जो बला थी वो शायद अब टल गई है। अगले 10 मिनट तक सिर्फ पाइप से पानी गिरने की आवाज़ के अलावा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने भगवान का धन्यवाद कर अपने मुंह पर चादर ओढ़कर लेट गया। शायद अब सो जाना चाहिए, इतना सोचा ही था कि तभी जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। मैंने कपकपे स्वर में बोला, कौन है? मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं इतना घबराया हुआ था और दरवाज़ा खूब जोर जोर से पीटने की आवाज़ मेरे कानों में चीज़ की तरह चुभ रही थी। मैं कब से बोले जा रहा था, कौन है, कौन है, मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। दरवाज़ा लगातार पीटे ही जा रहा था। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गया था, हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो ये किस पापों की सज़ा मिल रही है मुझे आज? लगता है मेरी मौत पक्की है। और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मेरे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार सबके चेहरे सामने आने लगे। पिताजी, माँ। जैसे ही माँ का चेहरा सामने आया तो मुझे अचानक उनकी एक बात याद आ गई। मुझे याद है उन्होंने बताया था, जब कभी तुम्हारा किसी आत्मा या चुड़ैल से सामना हो, तुम कोई लोहे की चीज़ को हाथ में पकड़ लेना, घबराना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये बात सुनकर मैं बहुत ठहाके मार कर हंसा था और मैंने कहा था, माँ, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? ये 21वीं सदी है। आत्मा चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। मगर अब मुझे समझ में आ गया, शायद मैं गलत था। अब माँ की बातें याद करके इतनी तो मुझ में हिम्मत आ गई थी कि अगर मरना ही है तो सामना करके ही मरूंगा, डर डर के नहीं मरने वाला मैं। फिर क्या था, मैंने मिट्टी खोदने वाला लोहे का कुड़ाल उठा लिया और
दरवाजे की तरफ आवाज लगाई, जो भी है हट जा वरना मार दूंगा, पीछे हट जा। फिर अचानक सारी आवाजें बंद हो गई, दरवाजा पीटना बंद हो गया था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक छोटे से छेद से झांक कर देखा कि सामने कोई हो तो देखूं, मगर वहां कोई नहीं दिखा। मैंने एकदम से एक ही झटके से दरवाजा खोल दिया और बोला, कौन है यहाँ, कौन है? इतनी देर से परेशान कर कर रखा है, आखिर सामने क्यों नहीं आता? मैं टॉर्च की मदद से इधर उधर देख रहा था, मगर वहां मुझे कोई नहीं दिखा। रात का सन्नाटा इतना था कि अगर ट्यूबवेल की आवाज़ हटा दी जाए तो वो अंधेरा मानो जैसे मुझे निगल ही जाएगा। मैंने टॉर्च को जामुन के पेड़ के पास किया और देखने लगा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ बिल्लू का खाने का बर्तन था, जिसमें आधा खाना अभी भी बचा हुआ था। शायद बिल्लू ने उस वक्त डर की वजह से पूरा खाना खाया ही नहीं था। तभी बिल्लू अचानक उस पेड़ के ऊपर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैं थोड़ा घबराया। मैंने जल्दी से पेड़ के ऊपर टॉर्च मारी। मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं पूरी तरह से घबरा चुका था, क्योंकि मैंने सुना था कुत्तों को प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। मैंने टॉर्च की लाइट एक बार और पेड़ के ऊपर करी और ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां पे थर थर कांपने लगा। मैंने देखा उस पेड़ के ऊपर कोई पैर लटका कर बैठा हुआ है। कोई सफेद कपड़ों में दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और उसके पैर नीचे की तरफ लटके हुए थे। मैं ये सब देखकर पसीने पसीने हो चुका था और बिल्लू जैसे कि भौंकने की सारी हदें ही पार कर देगा। कुछ देर तक तो मैं मूर्ति बन गया, हिल भी नहीं पा रहा था। मैं कुछ बोलने की कोशिश की, मगर डर के कारण मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कप कपाते होठों से हल्की आवाज से मुंह से आवाज निकाली, भूत। और ये कहकर मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर बोला, कौन हो तुम? यह बोला ही था कि तभी उसके पैर अपने आप ही नीचे की तरफ लंबे होने लगे और जमीन को छूने लगे। मैं ये सब देखकर घबरा गया। फिर तभी उसके पैर अचानक छोटे होने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैं इतनी बुरी तरह से घबरा चुका था कि ये सब देखकर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे के अंदर खाट पर ही लेटा हुआ था और बिल्लू मेरा मुंह अपनी जीभ से चाटे जा रहा था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मुझे लगा ये सब मेरा एक बुरा सपना था। मेरा गला सूख गया था, मुझे प्यास लग रही थी। मैं अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे का दरवाज़ा खोला और ट्यूबवेल के पास जाकर पानी पिया। फिर मैं अपने आसपास नज़र दौड़ाने लगा, इस उम्मीद से कि शायद वो मेरा एक डरावना सपना ही तो था। मैं वहाँ बहुत ध्यान से देख रहा था एक एक चीज़ को, पर सभी चीज़ अपनी जगह बिल्कुल स्थिर थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मानो कुछ हुआ हो। अब मैं मन ही मन खुश होने लगा था कि शायद वो मेरा एक डरावना सपना था।
उस समय रात के शायद 2 या ढाई बज रहे होंगे। तभी चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का नज़ारा भी आसानी से देखा जा सकता था। मैंने अपनी नज़रें उस पेड़ के ऊपर भी की थी और अच्छी तरह से देखा था, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। अब मुझे यकीन होने लगा था कि वो सब मेरा एक डरावना सपना था और कुछ नहीं। अब मन ही मन में खुश हो चला था कि तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ गई जिसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मेरा कुड़ाल था जिसे मैं अपने सपने में बाहर लेकर आया था अपने हाथ में पकड़कर। अब मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ याद आ रहा था जिसे मैं अपना सपना समझ रहा था। असल में वो सब मेरे साथ घटित हो चुका था, क्योंकि मुझे यकीन है ये कुड़ाल जो कभी भी बिना वजह कमरे से बाहर नहीं लाया जाता, मैं उस वक्त इसको अपने हाथ में उठाकर बाहर लाया था उस चीज का सामना करने के लिए। और उस चीज से मैं इतना डर गया था कि घबरा कर मैं बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को कमरे के अंदर पाया। ये सब कैसे हुआ और किसने किया? अब मेरा दिमाग चकराने लगा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। हवा में इतनी ज्यादा धूल थी कि आंखें भी मुश्किल से खुल रही थी। मैं तुरंत अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं जाकर खाट पर बैठा ही था कि तभी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी और मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। तभी अगले ही पल कमरे की लाइट चली गई और वहां पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। मैं डरते डरते टॉर्च के सहारे से दरवाजे की तरफ गया और उस छोटे से छेद से झांक कर देखने लगा। मुझे बाहर कोई नहीं दिखा। मैं बाहर देख ही रहा था कि अचानक से मेरे सामने किसी का डरावना चेहरा आ गया और मैं धड़ाम से पीछे जाकर गिर गया। मेरे पीछे गिरते ही अचानक से दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। दिल की धड़कनें इतनी तेजी से धड़क रही थी कि मानो दिल का दौरा पड़ ही जाएगा। दरवाजे के खुलने के बाद बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। अब वहां कोई तूफान नहीं चल रहा था। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सर के ऊपर हाथ फेर रहा है। मैं घबराया और चीखते हुए बाहर दौड़ लगा दी। मेरे पीछे पीछे बिल्लू भी बाहर ही आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। मेरी नजर वहीं पड़े कुड़ाल पर पड़ गई। मैंने जल्दी से उसको हाथ में उठा लिया और हिम्मत भरी आवाज में बोला, अब आजा, तू जो भी है, इस लोहे से बने कुड़ाल से मार दूंगा, बाहर आना अब। वहां सन्नाटा पसर चुका था। तभी अंदर से आवाज आई, मरे हुए को कैसे मारेगा? मैं घबरा गया और बोला, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिर वो बोला, पहले तुमने जो हाथ में हथियार पकड़ा है उसे नीचे रख दो। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। तभी मैं बाहर आऊंगा।
और तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। अब वक्त आ चुका है तुम्हारे सामने आने का। मैंने कहा नहीं, मैं ये कुड़ाल नहीं फेंकूंगा, तुम मुझे बहका रहे हो। फिर वो अंदर से बोला, मैं तुम्हें बहका नहीं रहा, और अगर मारना ही होता तो कब का मार चुका होता। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उसकी इन बातों ने मुझे बेचैन कर दिया। आखिर मैंने इस भूत पर क्या एहसान कर दिया जिसका मुझे पता भी नहीं। मुझे लगा इसकी पूरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, मैं ये नीचे रख रहा हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि मुझे नुकसान नहीं करोगे। मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये बात सुनकर मैंने कुड़ाल को नीचे रख दिया। तभी वो कमरे से धीरे धीरे बाहर आया। उसने सफेद सा चोला ओढ़कर रखा था, जिससे उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था। उसके हाथ और पैर बहुत काले थे। हल्का हल्का उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जो कि बिल्कुल काला था, और आंखें दोनों लाल। फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी दोनों टांगे डर के कारण थर थर कांप रही थी, और मैं बार बार यही कहे जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। तभी उसने बोला, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम्हारी वजह से ही तो मैं आज जागा हूँ। मेरा नाम बिल्लू है, और मैं पूरे 320 साल से इस पेड़ से बंधा हुआ था। तुमने पूरे 1 साल से मेरा नाम लेकर अपने कुत्ते को खाना देते रहे, अनजाने में ही सही, मगर उसका भोग मुझे भी लग रहा था, जिस कारण मैं इस बंधन से मुक्त हो पाया हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता। सुबह होने वाली है, मैं कल फिर आता हूँ। और यह कहकर वो वहां से गायब हो गया। मुझे अब मन ही मन पछतावा होने लगा था। जाने अनजाने में ही सही, मुझसे एक भूत आजाद हो चुका था। सुबह हो चुकी थी। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। इसका समाधान ढूंढने के लिए मैं घर की तरफ चल पड़ा। गांव में जाकर मैं सीधे पंडित जी से मिला और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि शायद 320 साल पहले इसकी बहुत दुखद मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, जिस वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। यह लो गंगा जल और यह सामग्री उस पेड़ पर चढ़ा देना। वह सब लेकर मैं घर की तरफ आ गया और घर जाकर सो गया। माँ ने मुझे उठाया और खेत पर जाने के लिए कहा। माँ ने मेरा खाना भी बांध दिया था। मैं अपने पिताजी से कुछ पूछना चाहता था कि उस जामुन के पेड़ का इतिहास क्या है। इसलिए मैं अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, वो जामुन का पेड़ आखिर कितने साल पुराना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, उस जगह पर किसी जमाने में घना जंगल हुआ करता था। मेरे दादा के दादा ने वो सारा जंगल काटकर खेत बना दिया था, सिर्फ उस पेड़ को छोड़ दिया था। अब क्यों छोड़ा था ये तो पता नहीं। फिर हमने भी उस पेड़ को नहीं काटा। मगर ये सारी बातें तुम क्यों पूछ रहे हो?
मैंने कहा, बस ऐसे ही मन करा, मैंने पूछ लिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अब मेरे खेत पर जाने का समय आ गया था। मैं अपना खाना और पंडित जी की दी हुई सामग्री लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। रोज की तरह बिल्लू मेरे पास आ गया और मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैंने बिल्लू को खाना दिया और वो सामग्री उस पेड़ को अर्पित करते हुए कहा, लो बिल्लू प्रेत, यह भेंट स्वीकार करो, इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। फिर मैंने ट्वेल चालू करके अपने काम में लग गया। काफी मेहनत करने के बाद मैं थक गया था। मुझे लगा थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कमरे की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे बिल्लू भी चला आया। मैं अंदर जाकर लेट गया। आंख लगी ही थी कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। प्रकाश, प्रकाश, इधर आओ, इधर आओ दोस्त। मैं सोचने लगा, यह कौन है जो मुझे बुला रहा है। मैं बाहर गया और देखा तो मैं हैरान रह गया। आज फिर वही प्रेत, लेकिन आज पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और मुझे बुला रहा था। आज उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसने सफेद चोला तो ओढ़ा हुआ था, लेकिन सर के ऊपर नहीं। आज उसका रंग भी साफ हो चुका था। मैं आज डरा नहीं और उसके नजदीक चला गया और बोला, क्या बात है प्रेत महाराज, आज तो बड़ा चमक रहे हो और आज आपकी आवाज भी मधुर लग रही है। तो उसने बोला, सब तुम्हारी देन है दोस्त। आज मेरा इस दुनिया से मुक्ति का समय आ चुका है। सोचा तुम्हें एक राज बताता चलूं। मैंने कहा, कौन सा राज? तो उसने कहा, आज से 320 साल पहले हम एक राजा के सैनिक हुआ करते थे। उस वक्त जंग चल रही थी और हमारी हार हो रही थी। हमारे राजा ने एक टुकड़ी बनाकर सारा खजाना उन्हें सौंपते हुए बोले, यह खजाना हमारे पड़ोसी राज्य के मित्र के पास पहुंचा दिया जाए। उस टुकड़ी का सेनापति मैं था। हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें दुश्मन की टोली दिखाई दी। यहाँ पहले काफी जंगल हुआ करता था। हमने डर के कारण सारा खजाना इस पेड़ के नीचे दबा दिया और उस खजाने की रखवाली करने के लिए मैं यहीं इस पेड़ के ऊपर बैठ गया और मैंने अपने बाकी साथियों को भेज दिया। उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन सबको दुश्मनों ने मौत के घाट उतार डाला। मगर किस्मत मेरी भी अच्छी नहीं थी। एक दुश्मन की नजर मुझ पर पड़ गई और मुझे तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत दी। मेरे शरीर के इतने टुकड़े करे थे और टुकड़े करने के बाद सारे टुकड़ों को इस पेड़ से बांध दिया था। तब से लेकर आज तक मैं इस पेड़ पर बंधा हुआ था। यह बातें सुनकर मैं भावुक हो गया था। फिर वो बोले, तुम्हारे कारण मैं मुक्त हुआ हूं, तो इस खजाने के हकदार अब तुम हो। इसे अच्छे काम में लगाना। अब मेरे जाने का समय हो गया है दोस्त। फिर मैंने हाथ जोड़कर उनको अंतिम विदाई दी। तभी एक तेज चमकदार रोशनी के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। वैसे मैं लालची तो नहीं, पर फिर भी मैंने उस जगह खुदाई की तो मैंने देखा वहां पे सच में खजाना गड़ा हुआ था। आज मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं।
और हर जरूरतमंद की मदद भी करता हूँ। शायद ये उस बिल्लू प्रेत का ही आशीर्वाद है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आज भी अपने खेत में जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ और कभी कभी बिल्लू प्रेत भी वहाँ आते हैं। फिर हम घंटों तक बातें किया करते हैं। अगर आपको भी हमसे बात करनी है तो पता है ना हम कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर